डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा और उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैरियर जंक्शन के साथ आपने अपनी स्टडी को जारी रखा होगा। ज्योग्राफी की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे प्लेटू यानी पठार। पठार का एक चैप्टर आज बच गया है, 2 पठार बच चुके हैं। देख, दक्कन का पठार पढ़ना हम लोग को। तो टॉपिक पर पढ़ते हैं दक्कन का पठार। लगे रहिए आप हमारे साथ। बहुत ही जल्द हम जो अभी आपको जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया आज समाप्त हो रहा है और कल तक या परसों तक, कल या परसों शाम तक आपको जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुका है जिसमें तकरीबन 25 से 26 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। आपका अच्छा फीडबैक रहा है और जैसे ही जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया का आज का चैप्टर जैसे समाप्त होगा, आपको परसों तक पीडीएफ भी मिल जाएगा वीडियो के लिंक में और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पठार। पठार में एक पठार पढ़ना आप लोग को, दक्कन का पठार। लगभग सारे पठार आप पढ़ चुके हैं। देखिएगा, दक्कन का पठार मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये है प्रायद्वीपीय भारत। भली बात आप परिचित हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप। प्रायद्वीपीय भारत है ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहीं पर एक पठार मिलेगा आपको कुछ इस आकृति में, जिसका नाम होगा दक्कन का पठार। और इसी दक्कन का पठार का एक टूटा हुआ हिस्सा मिलेगा आपको कर्नाटक का पठार। और इसी कर्नाटक के पठार का एक टूटा हुआ हिस्सा मिलेगा आपको जो है तेलंगाना का पठार। यह हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको फिगर पढ़ा चुका हूं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार, यही 3 पठार आज आपको पढ़ने हैं। इस दक्कन के पठार को ज्वालामुखी पठार है। ये दक्कन का पठार ज्वालामुखी पठार है। कैसे निर्मित हुआ है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, विस्तृत व्याख्या। अफ्रीका महाद्वीप से जब प्रायद्वीपीय भारत अलग हुआ तो बीच में क्या हुआ, अभिसारी प्लेटों का खिसकाव हुआ और ज्वालामुखी का क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्तृत फटे, जिसके कारण क्या हुआ है, दक्कन ट्रैप का पठार बना हुआ है। तो इस पठार को दक्कन ट्रैप कहते हैं। और इस दक्कन ट्रैप के देखिएगा आप लोग, दक्कन का पठार। तो सबसे पहले यहां देखिएगा आप, दक्कन का पठार। तो सबसे पहले बात आप समझिएगा कि दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। और इस पठार के जो चट्टानें हैं, इस पठार की यह एक ज्वालामुखी पठार है। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले वाले क्लास में। यह एक ज्वालामुखी पठार है। कैसा पठार है ये? ज्वालामुखी पठार है। तो इसकी चट्टानें कैसी हैं? वालसेट चट्टानों से निर्मित है। बालसेट संरचना से निर्मित पठार है ये। बालसेट संरचना से निर्मित ये पठार है। अगर ये बालसेट संरचना से निर्मित है तो इसकी मिट्टी कैसे होगी इस चट्टान की? तो इस पठार पर काली मिट्टी का स्रोत, काली मिट्टी का एक अच्छा स्रोत है ये। तो ये दक्कन के पठार में कुछ विशेषता है, आप इनको पेन डाउन कर लीजिए, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट के लिए। चलिए, उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। इस पठार के ही 3 रूप हैं। इस पठार को 3 भागों में बांटा गया है। इस पठार को 3 भागों में बांटा गया है।
इसी पठार का हिस्सा है दक्कन ट्रेप। इसी पठार का हिस्सा है कर्नाटक का पठार। और इसी पठार का हिस्सा है आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश का पठार। दक्कन ट्रेप, कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार। इसी आंध्र प्रदेश के पठार में आपको मिलेगा मैसूर का पठार। ध्यान रखेंगे आप। और एक बात यहां ध्यान रखेंगे, इसी पठार का एक हिस्सा मिलेगा आपको तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार। दक्कन ट्रेप, कर्नाटक का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, मैसूर का पठार और तेलंगाना का पठार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और इस आंध्र प्रदेश का जो पठार है, इसी पठार का एक हिस्सा आपको मिलेगा, इसी आंध्र प्रदेश पठार का एक हिस्सा आपको मिलेगा रायलसीमा का पठार। ये टॉपिक है जो आपको दक्कन ट्रेप के बारे में पढ़ना है, दक्कन के पठार के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा दक्कन का पठार, ये कहाँ विस्तृत है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। चलिए टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप का पठार। ये जो दक्कन ट्रेप का पठार है, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। कुछ इस एरिया में मिलेगा आपको, यहां पर, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में। ये वही दक्कन के पठार का जो हिस्सा है जो महाराष्ट्र में विस्तृत है। इस ये महाराष्ट्र में जो विस्तृत है, महाराष्ट्र में जो विस्तृत है, महाराष्ट्र में विस्तार है। जो पठार इसका नाम क्या है, दक्कन ट्रेप है। दक्कन ट्रेप। ये जो दक्कन ट्रेप है, ये मुख्यतः कहाँ मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में मिलेगा। इसी दक्कन ट्रेप पठार के पास, इन्हीं पठारों में आपको कुछ पहाड़ियाँ मिलेंगी। याद आए अगर आपको तो कुछ इस पहाड़ियाँ पढ़ाया था मैंने आपको, याद हो अगर, अजंता की पहाड़ियाँ। कुछ यहाँ मिलेंगी आपको अजंता की पहाड़ियाँ, ये मिलेगा आपको अजंता। इसी पठार का एक हिस्सा भी आपको मिलेगा पठारी के रूप में, पहाड़ के रूप में। कुछ यहाँ दिखाई देगा आपको हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, इसी पठार का एक हिस्सा इसी पठार पर आपको मिलेगा यहाँ पर, और इसका नाम होगा बालाघाट पहाड़ी। बालाघाट पहाड़ियाँ। इसी दक्कन के पठार में बालाघाट पहाड़ियाँ, अजंता पहाड़ियाँ और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ मिलेंगी। और इसी के ऊपर यहाँ एक चोटी आपको बार बार पढ़ाया गया है, 1646 मीटर ऊंचा। इसका नाम होगा कलाशुबाई। कलाशुबाई। उत्तरी सहादरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कलशुबाई है। ध्यान दीजिए, दक्कन ट्रेप में मुख्यतः विस्तार महाराष्ट्र में मिलेगा, और इसी दक्कन ट्रेप में बालाघाट, अजंता, हरिश्चंद्र जैसी पहाड़ियां विस्तृत हैं। अब इन्हीं पहाड़ियों में ध्यान दीजिए आप, इन्हीं पहाड़ियों में कुछ इस तरह से, अगर हम आपको दिखाऊं, यहाँ से एक नदी निकलेगी, ये कुछ इस तरह एक नदी निकलेगी, और इसी नदी का नाम होगा गोदावरी। इसी का नाम होगा गोदावरी। तो ये जो दक्कन ट्रेप का पठार है, गोदावरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र निकलता है, गोदावरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र निकलता है, ये दक्कन
ट्रेप के पहाड़ियों से निकलता है, दक्कन ट्रेप के पठारों से निकलता है। तो गोदावरी नदी जब महाराष्ट्र में निकलेगी तो आप बताइए गोदावरी नदी द्वारा जिस मिट्टी का निक्षेपण किया जाएगा उस मिट्टी का आकार कैसा होगा? दक्कन ट्रेप किसका हिस्सा है? दक्कन ट्रेप दक्कन के पठार का हिस्सा है और दक्कन का पठार बालसट चट्टानों से निर्मित है। तो ये दक्कन ट्रेप किससे निर्मित होगा? वालसट चट्टानों से निर्मित होगा और वालसट चट्टानों से निर्मित है, एक ज्वालामुखी पठार है। तो गोदावरी नदी द्वारा किस मिट्टी का अपर्दन किया जाएगा? अपर्दन क्या करेगी? तो अपर्दन करेगी काली मिट्टी का। काली मिट्टी का अगर काली मिट्टी का अपर्दन करेगी तो निक्षेपण किसका करेगी? यानी छोड़ेगी कौन सी मिट्टी? तो ये छोड़ेगी भी कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। यानी अपर्दन भी काली मिट्टी का करेगी और निक्षेपण भी किसका करेगी? काली मिट्टी का करेगी। तो महाराष्ट्र में आपको अधिकतर मिट्टियां कैसी दिखाई देंगी? काली मिट्टी दिखाई देंगी। और ये काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होते हैं? आप तुरंत जवाब देंगे कि काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होते हैं? कपास के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। ये काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होते हैं? कपास के लिए उपयोगी होते हैं, तो इसे क्या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अब आप मुझे बताएं, महाराष्ट्र में इसका मतलब कपास की खेती के लिए अच्छा स्रोत है, अच्छा स्रोत है। और इसी दक्कन ट्रेप के पठारों में महाराष्ट्र में आप लोग खूब जानते होंगे, यहाँ महाराष्ट्र में इसी दक्कन ट्रेप के पठारों में महाराष्ट्र में जो है, यहाँ पर आप लोग भुट्टा तो खाते ही होंगे आप लोग, है ना, जिसका नाम होता है मक्का। तो इसी दक्कन ट्रेप के पठारों में महाराष्ट्र में मक्का की खेती की जाती है। तो ये जहाँ जो दक्कन ट्रेप के जो पठार हैं ये जो है खेती के लिए उपयोगी हैं। यहाँ पर मक्का की खेती की जाती है और मक्का बहुत अच्छा उपयोगी होता है। तो इसी दक्कन ट्रेप के नाम पर मक्का का एक बीज भी है, दक्कन 105। ये मक्का के एक बीज का ब्रांड है, मक्का के एक बीज का ब्रांड है दक्कन 105। ये मक्का का एक बीज का ब्रांड है जो यहाँ पर पैदा होता है। तो दक्कन ट्रेप के पठारों पर मक्का की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। गोदावरी नदी द्वारा काली मिट्टी का अपर्दन किया जाता है, कटाव किया जाता है काली मिट्टी, क्योंकि गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है? दक्कन ट्रेप है। दक्कन ट्रेप अगर बालसट चट्टानों से निर्मित है तो किस मिट्टी का अपर्दन करेगी? काली मिट्टी का। तो निक्षेपण किस मिट्टी करेगी? काली मिट्टी का। और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कपास खेती के लिए क्या है? अच्छा उपयोगी है। महाराष्ट्र में इन्हीं पठारों पर जो है मक्का की खेती की जाती है। और मक्का की खेती की जाती है तो मक्का का एक किस्म आता है, मक्का के बीजों का एक किस्म है जिसका नाम है दक्कन 105। वो मुख्यतः कहाँ पैदा होते हैं आप बताएंगे? दक्कन के पठारों पर, दक्कन ट्रेप के पठारों पर महाराष्ट्र में पैदा होते हैं दक्कन 105। ये क्या हो गया? दक्कन ट्रेप। क्या हो गया? ये दक्कन ट्रेप। इसी दक्कन ट्रेप के पठारों में हरिश्चंद्र पहाड़ियां, अजंता पहाड़ियां, बालाघाट पहाड़ियां स्थित हैं। किस्मर दक्कन ट्रेप के पठारों में, ये इसी का हिस्सा है। ठीक है, गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है? दक्कन का पठार है। अगला पार्ट देखिए आप लोग, इसको मिटा दिया जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और इसको मिटा दूं मैं। चलिए बोर्ड को फ्री कर लेते हैं, बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। अब आपको कोई भी डाउट हो, हमारा कैरियर जंक्शन यूट्यूब, हमारा कैरियर जंक्शन के नाम से चैनल है, या आप अपना वीडियो में कमेंट कीजिए। आपसे एक सवाल है, को हर वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में मैं चाहूँगा उसका आप उत्तर दें। मेघालय पठार में कौन सी 3 पहाड़ियाँ विस्तृत हैं और वहाँ कौन सी 3 जनजातियाँ निवास करती हैं, और मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? मैं चाहूँगा इस बात की उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट में दें जो बच्चे प्रीवियस क्लास देख चुके हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, मेघालय पठार में कौन सी 3 पहाड़ियाँ विस्तृत हैं, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, वहाँ कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप अपना सारा डाउट वहाँ पर सारे डाउट आप हमको बताइए। अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कैरियर जंक्शन टेलीग्राम चैनल है, सर्च कीजिए और वहाँ जुड़िए। कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो, आप वहाँ भेज सकते हैं। चलिए अगला पठार देखते हैं। इसी दक्कन के पठार का एक हिस्सा क्या था? इसी दक्कन के पठार का एक हिस्सा क्या था? यहाँ पर था कर्नाटक का पठार।
ये है कर्नाटक का पठार। इसी कर्नाटक के पठार में आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी। इसी कर्नाटक के पठार में एक पहाड़ी दिखेगी आपको यहाँ पर, और इस पहाड़ी का नाम होगा बाबा बूदन। बाबा बूदन पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बाबा बूदन पहाड़ी। और इसी पहाड़ी के पास यहाँ एक आपको चोटी दिखाई देगी, और इस चोटी का नाम होगा कुंदरेमुख। 1892 मीटर ऊंची कुंदरेमुख, ये पहले पढ़ चुके हैं आप। पश्चिमी घाट की दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी थी ये। कुंदरेमुख दिखाई देगा, ये बाबा बूदन दिखाई देगा। अब इसी पठार से, इसी पठार का एक हिस्सा आपको मिलेगा, इसी पठार का एक हिस्सा आपको मिलेगा इस एरिया में। इसी पठार का एक हिस्सा मिलेगा आपको इस एरिया में, और ये जो पठार होगा इसका नाम होगा मैसूर का पठार। ये जो पठार होगा ये होगा मैसूर का पठार। मैसूर का पठार। और इसी मैसूर के पठार के पास से एक नदी निकलेगी, और इसी नदी का नाम होगा कावेरी। ये जो नदी निकलेगी इसका नाम होगा कावेरी। ये होगा क्या? कावेरी। इसी मैसूर के पठार के पास से कौन सी नदी निकलेगी? कावेरी। तो यानी जो कुंदरेमुख, जो ये पठार है कर्नाटक का पठार, जो बाबा बूदन पहाड़ियों का हिस्सा, ये कौन सा पठार है? कर्नाटक का पठार है। कैसा पठार है ये? कर्नाटक का पठार है। इसी कर्नाटक के पठार में बाबा बूदन और कुंदरेमुख दो पहाड़ियां दिखेंगी आपको। और ये जो बाबा बूदन पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर भारत में, इन्हीं बाबा बूदन पहाड़ियों पर भारत में, इन्हीं बाबा बूदन पहाड़ियों पर भारत में कहवा का पहला पौधा लगाया गया था। कहवा, कहवा का पहला पौधा। तो ये जो बाबा बूदन पहाड़ियां हैं, ये भारत में सर्वाधिक कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही इसी पठार में, ये जो कर्नाटक का पठार है, कुंदरेमुख के पास जो पहाड़ियां हैं, यही पहाड़ियों पर भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का अच्छा स्रोत है। लौह अयस्क का अच्छा स्रोत है। कौन सी पहाड़ियाँ? कर्नाटक की पहाड़ियाँ। यानी इसी कर्नाटक की पहाड़ियों में बाबा बूदन इसी कर्नाटक के पठार में बाबा बूदन पहाड़ियाँ हैं। यही बाबा बूदन पहाड़ियाँ में कुंदरेमुख, इसकी सबसे ऊंची चोटी बताई गई है। इसी पठार का एक हिस्सा है मैसूर का पठार, जहाँ से कावेरी नदी निकलेगी। और ये कावेरी जो नदी है, ये इन्हीं पठारों के अपवाह क्षेत्र से निकलेगी। यानी यहाँ पर भी कटाव कैसा करेगी? काली मिट्टी का लगभग कटाव करेगी। यहीं पर बाबा बूदन पहाड़ियाँ हैं, जहाँ भारत में कहवा का पहला पौधा लगाया गया था। भारत में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन कर्नाटक में बाबा बूदन पहाड़ियों में होता है। और ये जो कुंदरेमुख हैं, ये भारत में लौह अयस्क के, उच्च लौह अयस्क के, जो उच्च लौह अयस्क के क्वालिटी वाले जो अयस्क हैं, वो भारत में सर्वाधिक उत्पादन में कर्नाटक की पहाड़ियां कुंदरेमुख फेमस हैं। और ये सब किस पठार के स्रोत में हैं? कर्नाटक के पठार के स्रोत में है। किस पठार के स्रोत में? कर्नाटक के पठार के स्रोत में है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। ये हो गया कर्नाटक का पठार। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आगे देखिए आप लोग। इसी पठार का एक हिस्सा है तेलंगाना का पठार। आंध्र प्रदेश का पठार इसी पठार का एक हिस्सा है। यहां पर कुछ, ये तीसरा हिस्सा है इसका, और इसका नाम है आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश का पठार। इसी आंध्र प्रदेश के पठार का एक हिस्सा मिलेगा आपको। इसके दक्षिणी हिस्से में आपको दिखाई देगा एक पठार, जिसका नाम मिलेगा आपको तेलंगाना का पठार। और यहां एक हिस्सा दिखाई देगा आपको
और इसका नाम मिलेगा आपको रायलसीमा। रायलसीमा, रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार। और इसके ऊपर से एक नदी आपको गुजरी हुई दिखाई देगी कुछ इस तरह, जिसका नाम होगा यहाँ पर गोदावरी। गोदावरी। और यहाँ एक नदी दिखाई देगी आपको और इसका नाम होगा कृष्णा। कृष्णा। और इन दोनों के बीच यहाँ आपको एक झील दिखाई देगा और इस झील का नाम होगा कोलोरू। कोलोरू झील। ठीक है, तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य लगभग मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश का पठार। इसी आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा आपको मिलेगा तेलंगाना का पठार। उत्तरी हिस्से में इसके मिलेगा आपको रायलसीमा का पठार मिलेगा आपको। और ये सारे के सारे पठार दक्कन पठार के हिस्से हैं। किसके पठार के हिस्से हैं? दक्कन पठार के हिस्से हैं। इसी पठार में आपको नन्नामलाई, पालकोंडा, वालकोंडा पहाड़ियाँ, पालकोंडा, वालकोंडा और नन्नामलाई जैसी पहाड़ियाँ इसी पठार में मिलेंगी। किस पठार में? आंध्र प्रदेश के पठार में। किस पठार में? आंध्र प्रदेश के पठार में। तो ये था आपका लगभग पठार का चैप्टर जो आप पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो लगभग आप पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये हुआ पठार समाप्त। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया है कि सर आप एक बार जो है आरावली का रिपीट कर दीजिए, आरावली पढ़ा दीजिए, आरावली का आप विस्तार बता दीजिए। तो मैं आपको इसी वीडियो में आरावली पढ़ा दे रहा हूँ, आरावली पर्वत श्रेणियाँ। चलिए देखिएगा, अगर आपके पास एटलस हो तो उसको ओपन कीजिएगा, आप राजस्थान ओपन कीजिएगा। तो जब आप राजस्थान ओपन करेंगे तो मैं आपको बना के दिखाने का जरूर प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा इधर आप कुछ यहाँ देखिए, ये है गुजरात, ये है राजस्थान और ये है गुजरात। यहाँ से यहाँ तक एक पर्वत विस्तृत मिलेगा आपको। ये जो पर्वत है, इसी पर्वत का नाम गुजरात में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है पालनपुर। और यहाँ एक जगह है जिसका नाम है रायसीना। ये दिल्ली में मिलेगा आपको, दिल्ली। इसी रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन बना है, राष्ट्रपति भवन। ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो ये है आरावली पर्वत श्रेणियां, यहां से लेकर यहां तक ये लगभग 800 किलोमीटर विस्तृत है। लगभग कितने किलोमीटर? 800 किलोमीटर विस्तृत हैं। अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे प्राचीन मोड़दार तथा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। मोड़दार तथा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा कुचा हुआ भाग। अवशिष्ट और मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा आपको अरावली का? तो एक बार विस्तार देखिएगा अरावली का। इसका विस्तार मिलेगा आपको गुजरात में, ये पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, राजस्थान में और दिल्ली में। इस दिल्ली में दो जगह पर आपको एक मिलेगा, रायसीना हिल्स के पास मिलेगा और गुरुग्राम, गुरुग्राम वाले एरिया में हरियाणा में, गुरुग्राम वाले एरिया में हरियाणा में मिलेगा आपको अरावली का विस्तार। गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक लगभग
800 किलोमीटर विस्तृत है। भारत का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है, अवशिष्ट रूप में विस्तृत है। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा कुचा भाग। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, और दिल्ली में 2 जगह, रायसीना हिल्स जहां राष्ट्रपति भवन बना है, और गुरुग्राम, हरियाणा वाला भाग गुरुग्राम में बना हुआ है। ठीक है, ये है भारत के अरावली पर्वत शिखर। और बात सुनिएगा, इस अरावली पर्वत श्रेणियों में इसकी जो ये वाला एरिया है, ये इसका है पश्चिमी एरिया, ये सॉरी पूर्वी एरिया। इसके पूरब में अरावली के ईस्ट में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये कैसा है? अर्ध शुष्क भूमि है, अर्ध शुष्क भूमि है। अरावली के पूरब में आपको अर्ध शुष्क भूमि मिलेगा, और इसके पश्चिम में यानी इसके वेस्ट में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो यहां मिलेगा आपको मरुस्थलीय भूमि मिलेगा आपको। यानी अरावली के पश्चिम एरिया में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये मैं अरावली आपको पढ़ा चुका हूं, बस रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चों का डिमांड था। इसके वेस्ट में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर मरुस्थलीय भूमि मिलेगा, और इसी वेस्ट में जो मरुस्थल फैला है इसी का नाम है थार मरुस्थल, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। और इसके इधर मिलेगा आपको अर्ध शुष्क भूमि मिलेगा, यानी अरावली के जो है पूरब वाले एरिया में अर्ध शुष्क भूमि मिलेगा आपको। कैसा भूमि? अर्ध शुष्क भूमि मिलेगा। इसी अरावली पर्वत श्रेणियों में यहाँ पर एक पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी का नाम है माउंट आबू पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा, इसी पहाड़ी का नाम है माउंट आबू पहाड़ी। और इसी माउंट आबू पहाड़ी पर एक चोटी है, इसी का नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर 17-22 मीटर ऊंचा है, और ये गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। अरावली की क्या है? ये सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर है। अरावली की चट्टानें कैसी हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अरावली की उत्पत्ति कब हुई ये ध्यान दीजिएगा आप। उत्पत्ति कब हुई है अरावली की? तो लगभग इसकी आयु 570 मिलियन वर्ष है, मिलियन वर्ष है ये अरावली की आयु है। और ये उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति हुई है। इसकी चट्टानें कैसी हैं? तो इसकी चट्टानें धारवाड़ हैं। अरावली की चट्टानें कैसी हैं? धारवाड़ हैं। और जब धारवाड़ हैं तो खनिज संसाधन में क्या है? धनी है। जैसे सिल्वर, जैसे कॉपर, जैसे जिंक, संगमरमर आदि इन्हीं अरावली पर्वत श्रेणियों में मिलते हैं। तो अरावली का विस्तार गुजरात में पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक है। ये आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के में मिलेंगे। राजस्थान यानी दिल्ली एनसीआर, राजस्थान और गुजरात में मिलेंगे। इसका अधिकतर हिस्सा आपको राजस्थान में मिलेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पहाड़ियों पर है। इसी माउंट आबू पहाड़ियों के पास एक मंदिर है, यही एक मंदिर है, और इस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा मंदिर। और ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। जैन धर्म का ऊंचाई पर स्थित काफ़ी पवित्र मंदिर है, इन्हीं माउंट आबू पहाड़ियों के पास है ये। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर है, लगभग 800 किलोमीटर है। भारत का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत और अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। प्री कैम्ब्रियन काल में बना हुआ है। कब? प्री कैम्ब्रियन काल में बना है। आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष पुराना है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक है। हमारा राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, इसी रायसीना हिल्स पहाड़ियों के पास है दिल्ली में। वेस्ट में इसके 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो यहाँ क्या है? थार मरुस्थल पाया जाता है। इसके इधर 50 सेंटीमीटर से अधिक तक वर्षा होती है। तो यहाँ आर्द्र शुष्क भूमि पाया जाता है ये। और इसकी चट्टानें कैसी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। भारत में सर्वाधिक खनिज किस में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगला टॉपिक, जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया में अब आपको पढ़ाना है मुझे दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे। पहाड़ियाँ पढ़ चुके हैं आप, पठार पढ़ चुके हैं आप। जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया में बस एक चैप्टर और पढ़ाया जाएगा आपको, बस एक टॉपिक कल का और होगा, जिसका नाम होगा भारत के प्रमुख दर्रे। और दर्रों से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक एग्जाम में भी आते हैं और हायर लेवल के एग्जाम में भी आते हैं। आपका हमारे
चैनल से कोई भी सुझाव हो, आपको कोई भी कमी लग रहा हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपनी पूरा सुझाव वहां दें। कमेंट बॉक्स ओपन है आपका, जो आपके दिल में आए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी समझ में आए आप वो सुझाव दें। कैरियर जंक्शन के साथ लगे रहें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।